नमस्कार, खबर कट टू कट देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नवेद और चलिए खबर कट टू कट में सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कुल्लू में कैसे एक उफनती नदी में एक कार समा गई, जिसमें कार सवार लोगों की जान पर बनाई। फिर शुरू हुआ उनका रेस्क्यू ऑपरेशन और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक तस्वीर दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली है। धारा के बीच उल्टी पड़ी गाड़ी और एक पत्थर पर जिंदगी बचाने की कश्मकश में जुटे दो लोग। तस्वीरें कुल्लू की है, जहां नदी में एक गाड़ी गिर गई थी। गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोग जुट गए। एक रस्सी फेंकी गई, जिसे पकड़कर नदी में फंसे लोगों ने अपना संतुलन बनाया, क्योंकि चट्टान से पांव फिसलता तो दोनों सीधे तेज धार में फंस जाते। लोगों ने रेस्क्यू दल को खबर दी तो रेस्क्यू कर्मी पहुंचे और फिर नाव के जरिए एक एक कर पानी में फंसे दोनों लोगों को निकाला गया। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने नया पैंतरा आजमाया है। पाकिस्तान ने बड़ी खबर बता दें आपको, पाकिस्तान ने काराना करतूत की है। पाकिस्तान ने 2 भारतीय कैदियों की रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें सोमवार को इन दोनों कैदियों की रिहाई होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी वक्त पर कैदियों की रिहाई के फैसले पर रोक लगा दी है। 370 हटने से किस तरीके से बौखलाया पाकिस्तान, उसकी ये करतूत दिखाई दे रही है। सोमवार को होनी थी कैदियों की रिहाई, लेकिन ऐन मौके पर उसने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। और इधर अपना झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलने की वजह से किस तरीके से बौखलाया पाकिस्तान, उसकी एक और नजीर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को वापस भेजने की पेशकश कर दी और इधर खुद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बात का ऐलान किया। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान में भारतीय राजदूत अजय बिसारिया को वापस भेजने के साथ ही साथ पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच व्यापार को भी बंद करने का ऐलान किया। और जो तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है वो है भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को कम करना। साथ ही भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों को भी दोबारा समीक्षा करने का दम पाकिस्तान ने भरा है। खबरों के मुताबिक अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को मिल रहा समर्थन इशारा करता है कि पाकिस्तान की साजिशें वहां कामयाब नहीं होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा आखिर था क्या। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप ने धारा 370 हटाए जाने को लेकर निंदा की है, लेकिन हकीकत यह है कि ओआईसी के एक महत्वपूर्ण सदस्य यूएई ने भी इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया। पाकिस्तान का कोरा झूठ, पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा। जो कुछ पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की जुबान से निकला उसे खोखले प्रोपेगेंडा के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। कुरैशी ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने की आलोचना की है, जबकि मंगलवार को यूएई इस मुद्दे को पूरी तरह भारत का अंदरूनी मसला बता चुका है। मालदीव ने कहा कि भारत को अपने क्षेत्र में फैसला लेने का हक है, जबकि भारत में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि कश्मीर पर किसी भी किस्म का फैसला लेने का हक भारत को है और इससे भारत के साथ रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ आज कश्मीर में आखिरी बार कश्मीर का झंडा फहराया गया, यानी अब कश्मीर में भी लागू हो गया है एक विधान, एक प्रधान और एक निशान। और आइए अब आपको बताते हैं वो तस्वीरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही, और ये तस्वीरें थी एनएसए अजीत डोभाल की। दरअसल एनएसए अजीत डोभाल कश्मीर के उस हिस्से जो आतंकवाद से ग्रस्त है यानी कि दक्षिण कश्मीर में पहुंचे, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल जुदा थी। यहाँ पर अजीत डोभाल स्थानीय लोगों से आम नागरिक की तरह मुलाकात करते दिखाई दिए, उनके साथ बातचीत की और खाना भी खाया। ऐसी तस्वीर शायद ही पहले हिंदुस्तान में कभी देखी गई हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक आम आदमी की तरह कश्मीर की गलियों में खड़े हैं और उन्हें घेरे खड़े हैं आम कश्मीरी, जिनसे अजीत डोभाल बात कर रहे हैं। बागान है बोल आपके तो कैसा है? अच्छा है, क्या लगता है आपको? अच्छा रहना चाहिए हमें, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, आराम से रहें। ऊपर वाले की मौका नहीं, अल्लाह जो करता है वो भलाएगी दुआ करते वो करेगा, हमारी बस ऐसा वैसे नहीं किसानों की दुआ बड़ी खास है। वही शोपिया, जिसे किसी वक्त में हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ माना जाता था, अपने कश्मीर दौरे पर डोभाल सीधे शोपिया पहुंचे, आम लोगों तक सरकार की बात पहुंचाई, उनके मुद्दे सुने और दोपहर का वक्त हुआ तो आम लोगों के साथ ही सड़क पर खड़े होकर खाना भी खाया। डोभाल ने मानो वीआईपी और आम आदमी के बीच का फर्क मिटा दिया था। ना आसपास कमांडो थे और ना ही चौकस निगाहों वाले बंदूकधारी। डोभाल आराम से सभी लोगों से बात कर रहे थे और सड़क किनारे बैठकर कश्मीरी खाने का लुत्फ उठा रहे थे। ये तस्वीरें बता रही थी धारा 370 हटाना सिर्फ एक आगाज था। मोदी सरकार कश्मीर और कश्मीरियत को पूरी तरह से भारत से जोड़ना चाहती है। और चलिए अब आपको बताते हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने एक बार फिर से आतंक पर झूठे बोल और झूठे कदमों का आगाज कर दिया है। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक हाफिज सईद जमात उद दावा का जो चीफ है उस पर पाकिस्तान में टेरर फंडिंग का आरोप सिद्ध हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये कार्रवाई वाकई होगी या एक बार फिर से पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है।
ये वो सवाल है जो आतंकी सरगना हाफिज सईद पर पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद उठने लगे हैं। पाकिस्तान की गुजरावाला कोर्ट ने हाफिज सईद को टेरर फंडिंग का दोषी माना है, लेकिन सजा सुनाने के बजाय केस को पाकिस्तान के गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। दलील दी गई कि कुछ मुकदमे गुजरात में लंबित। खास बात यह है कि हाफिज सईद और उसके गुर्गों पर टेरर फंडिंग के केस लगाए गए हैं। ना तो मुंबई हमलों को लेकर कोई केस दायर किया गया है, न ही कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर। यानी भारत में आतंक के आरोपों से पाकिस्तान ने हाफिज सईद को दूर रखा है। दरअसल पाकिस्तान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने इमरान सरकार को नसीहत दी कि एफएटीएफ से बचना है तो आतंकियों पर कार्रवाई करनी होगी। शायद इसी वजह से पाकिस्तान हाफिज पर खोखली कार्रवाई का ढोंग कर रहा है। खबर कट टू कट में आगे आपको दिखाएंगे सुषमा स्वराज से जुड़ी हुई वो खबरें जो आम लोगों को शायद पता भी नहीं हो, लेकिन उससे पहले सैलाब के आतंक की 10 तस्वीरें देख लीजिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की जिंदगी पर बनाई। इन इलाकों में बाढ़ का असर आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं, जहां पूरा हाईवे पानी की चपेट में आ गया है। ऐसा लगता है मानो दरिया के बीच से सड़क निकल रही है। सेना और एनडीआरएफ यहां लोगों को रेस्क्यू कर रही है। महाराष्ट्र का सांगली और सतारा भी बाढ़ की चपेट में है। सांगली में 46,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। सांगली और सतारा में 5 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र का रायगढ़ भी बाढ़ की चपेट में है। रायगढ़ शहर से आई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे जल भराव की चपेट में आकर पेट्रोल पंप डूब गया। रायगढ़ में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बरसात के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के मलकानगिरी में भी भारी बारिश का असर नदियों के जल स्तर पर नजर आया। मलकानगिरी में पिछले 24 घंटों से पानी बरस रहा है, जिसकी वजह से नदियों का पानी सड़कों पर आ गया है। कोरबा में बारिश कितनी आफत लेकर आई है, ये तस्वीरें बताती हैं। कोरबा में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है और लोगों के लिए सड़क पर सफर करना एक चुनौती बन गया है। मैदानी इलाकों की तरह ही दक्षिण भारत का कर्नाटक भी बरसाती थपेड़ों की चपेट में है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बाढ़ का पानी पुल पर आ गया, जिसे देख डरे सहमे लोग जहां थे वहीं रुक गए। कर्नाटक के बेलगावी में इतना पानी बरसा कि शहर के रिहायशी इलाके पानी पानी हो गए। वीडियो में आपको दिखेगा कैसे एक सोसाइटी के अंदर मटमैला पानी भर गया है। विशाखापट्टनम में बरसात के चलते बांधों में पानी बढ़ गया। पानी छोड़ा गया तो वो तेजी से खेतों और गांव को अपनी चपेट में लेता चला गया। हिमाचल के कुल्लू में भी बरसात का कहर देखने को मिला। कुल्लू में बरसात के चलते भूस्खलन हुआ और कुछ जगह लोगों को उफनती नदियों से 2-2 हाथ करने पड़े। और चलिए अब आपको बताते हैं बाढ़ और बारिश के साथ ही तूफानी खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ओडिशा के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 10 अगस्त के आसपास बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में आंधी के साथ भारी बरसात हो सकती है। फानी तूफान की कहर की इन तस्वीरों को देश में अभी भूल नहीं पाया है। फानी नाम के तूफान ने पूरे ओडिशा में कहर बरपा दिया था। भारी बरसात और तेज हवाओं ने ओडिशा के चप्पे चप्पे को हिलाकर रख दिया था। एक बार फिर ओडिशा पर कुदरत के कहर का खतरा मंडरा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ओडिशा के समंदर में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो आने वाले 48 घंटों में आंधी और तेज बरसात का सबब बन सकता है। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र बालासोर से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बना है। तेज हवाओं बरसात के चलते अलर्ट घोषित कर दिया गया है और उम्मीद है जिस तरह फानी से ओडिशा को निकाल कर लाया गया था, कुछ वैसा ही इंतजाम दोबारा किया जाए। भारत की तरह ही चीन भी कुदरत की मार झेल रहा है। चीन के अलग अलग इलाकों में बाढ़ की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मटमैले पानी के शोर ने चीन के हुनान में दहशत पैदा कर दी। रातों रात तेज बारिश हुई और सुबह के सवेरे ने यह सैलाब की तस्वीर देखी, जहां नदियों में तेज रफ्तार से बहता पानी शहरों के अंदर घूमता चला गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे पूरा शहर पानी की चपेट में आ गया। कई इलाकों में लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू दल मैदान में उतरा और एक एक कर लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। रेस्क्यू दल के लोग तेज बहाव के बीच कूदते तैरते हुए लोगों तक पहुंचते और रस्सियों के सहारे लोगों को बाहर निकाला जाता। चीन में पिछले 20 दिनों से मूसलाधार बरसात हो रही है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनका संपर्क मुख्य भूमि से कट गया है। भारतीय राजनीति में एक अध्याय का अंत हो गया। सबके दिलों पर राज करने वाली पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में मौजूद है।
सुषमा स्वराज को दुनिया एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर जानती थी, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ और भी रंग थे जिससे दुनिया अनजान थी। वो एक माँ थी, एक भक्त थी और इतनी बड़ी कृष्ण भक्त थी मानो उनके जीवन में भारतीय संस्कृति का हर एक रंग समाया हुआ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट, मेरे गुरु सोई। कुछ ऐसी ही थी भगवान कृष्ण के लिए सुषमा स्वराज की भक्ति और आस्था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सुषमा भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानती थी। गीता उनके लिए जीवन का सार थी। जब बीमारी के बाद सुषमा संसद आई तो उन्होंने भगवान का आभार भरे सदन में व्यक्त किया था। ये आप सबकी शुभकामनाओं का और मेरे कृष्ण की कृपा का ये परिणाम है कि इतनी अस्वस्थता के बावजूद बिल्कुल ठीक होकर मैं आज सदन में वापस। यही कृष्ण भक्ति एक बार सुषमा स्वराज को वृंदावन खींच ले गई और फिर तो कान्हा के इस धाम से मानो सुषमा का जन्मों जन्म का नाता बन गया। कृष्ण भक्ति में वो ऐसी रची बसी कि अपनी बेटी का नाम भी बांसुरी रखा था। एक बार सुषमा स्वराज ने कहा था कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करना चाहिए। आपके माध्यम से ये भी मांग करती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए, ताकि कोई भी देश कभी इस पुस्तक का अपमान करने की हरकत न कर सके। पक्ष विपक्ष सत्ता सियासत सुषमा स्वराज ने खूब देखी, लेकिन कृष्ण भक्ति अंतिम पलों तक सुषमा स्वराज के हृदय में बसी रही। सुषमा सियासत का एक ऐसा चेहरा थी जिनके काम करने का अंदाज ही बिल्कुल अलग था। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी और बतौर विदेश मंत्री तो ट्वीट के जरिए ही उन्होंने कई लोगों की जिंदगियों की परेशानियों को हल लिया था। सुषमा स्वराज को हिंदुस्तान की राजनीति की रानी लक्ष्मीबाई कहना गलत नहीं होगा। जिन तेवरों के साथ वो अपनी बात रखती थी, उसी अंदाज में वो लोगों की मदद के लिए खड़ी रहती थी। ये सुषमा ही थी जिन्होंने वीआईपी माने जाने वाले मंत्रियों को जनता से सीधे जुड़ना सिखाया। सोशल मीडिया के जरिए कितने ही लोग सुषमा से ट्वीट कर गुहार लगाते और हर बार सुषमा मदद करती थी। पाकिस्तान के रूहान को आज भी याद है जब उसकी मां ने सुषमा से मेडिकल वीजा की गुहार लगाई थी। जवाब में सुषमा ने ट्वीट किया, हम भारत में रूहान के इलाज के लिए मेडिकल वीजा देंगे। ये जयपुर में रहने वाली पाकिस्तान की मशाल महेश्वरी है। मशाल ने 3 साल पहले जब मेडिकल का फॉर्म भरा तो पाकिस्तानी नागरिकता उनकी पढ़ाई में रोड़ा बन गई। मशाल ने अपनी बात तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक पहुंचाई। सुषमा ने अपने ट्विटर पर लिखा, मशाल परेशान मत हो मेरी बच्ची, मैं मेडिकल कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन के मामले को पर्सनली उठाऊंगी। सुषमा के बाद सुरेश प्रभु समेत कितने ही केंद्रीय मंत्री इस तरीके से जुड़ गए। आम जनता ट्वीट करती और मंत्रियों से मदद पहुंचती। सरकार के काम करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ही सुषमा की पहचान थी। सुषमा राजनीति की जितनी बड़ी खिलाड़ी थी, साहित्य में भी उनकी रुचि उतनी ही ज्यादा थी। कई बार सदन में उनकी शेरो शायरियां इस बात को झलकाती। हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं। माथे पर बिंदी और साड़ी के ऊपर सदरी पहनकर जब सुषमा संसद में बोलती थी तो समूची संसद सिर्फ सुषमा को सुनती थी। सुषमा राजनीति के अखाड़े की एक धाकड़ नेता थी। वो संसद में विपक्ष को उनकी ही भाषा में जवाब देती थी। शेरो शायरी के साथ सुषमा का सख्त अंदाज मशहूर था। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सुषमा स्वराज सरकार की खामियों को भी शायरियों के जरिए बताना बखूबी जानती थी। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। कुछ ऐसे ही सुषमा स्वराज ने लालू यादव की जुबान पर भी ताला लगा दिया था। एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। तो ऐसी थी सुषमा, बड़ी बड़ी बातों को यूं हल्के अंदाज में कह जाती थी। सुनने वाला समझ भी जाता लेकिन बुरा नहीं मान पाता। सुषमा स्वराज पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की विरोधी थी, लेकिन आज जब सुषमा हमारे बीच में नहीं है तो पाकिस्तान भी रो रहा है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री मातम मना रहे हैं और पाकिस्तान की जनता ये कह रही कि सुषमा की कभी पूरी नहीं की जा सकती। सुषमा स्वराज का जाना हिंदुस्तान की आंखों में आंसू दे गया, लेकिन सरहद पार पाकिस्तान में भी सुषमा की यादें जिंदा है। इमरान सरकार में सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने सुषमा के देहांत पर उन्हें याद किया। सुषमा जी के परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। उनके साथ ट्विटर पर होने वाली बातों को मिस करूंगा। उनका कद बहुत बड़ा था। सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी सुषमा को याद कर रही थी। फियात नाम के एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, सुषमा एक आयरन लेडी थी, उन्होंने पाकिस्तानियों की मदद की, अल्लाह उनकी रूह को सुकून बख्शे। ऐसे ही एक और यूजर ने लिखा, हम मुसलमान पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुआ करूंगा अगले जन्म में सुषमा स्वराज पाकिस्तान में हो।
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर भगदड़ का गवाह बन गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर आमतौर पर रोजाना जिस तरीके से भीड़ होती है वैसी ही भीड़ का माहौल था, लेकिन तभी एक आवाज होती है और लोग भागने लग जाते हैं। आखिर क्या थी इसकी वजह, देखिए खबर कट टू कट की अगली रिपोर्ट में। ये थी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर हर कोई हैरान था। सुबह की सुकून देती धूप में टाइम्स स्क्वायर पर भगदड़ मच गई। बदहवास से लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। दरअसल टाइम्स स्क्वायर में कुछ आवाजें सुनाई दी थी जिन्हें लोगों ने फायरिंग समझ लिया और जान बचाने की कवायद शुरू हो गई। लेकिन जब हकीकत मालूम पड़ी तो हर कोई मुस्कुरा दिया। दरअसल टाइम्स स्क्वायर के पास हुई ये तड़तड़ाहट एक मोटरसाइकिल से हुई थी। दरअसल स्टंटबाज बाइक के साइलेंसर में छेद कर देते हैं। इन छेदों से जब दबाव बाहर निकलता है तो बिल्कुल गोली चलने जैसी आवाज आती है। पहले पुलिस संदिग्ध शूटर की तलाश कर रही थी और उसके बाद तलाश शुरू हुई उस शरारती बाइकर की जिसकी हरकत ने लोगों को डरा दिया था। चलिए दुनिया भर की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं वर्ल्ड कट टू कट में। जापान ने अपनी पहली फ्लाइंग कार का कामयाबी के साथ परीक्षण कर लिया। ये कार तकरीबन 10 फीट ऊपर तक उड़ी और इसने हवा में उड़ने के बेसिक पैरामीटर पूरे किए। ये गाड़ी बिजली से चलती है और जापानी कंपनियों का दावा है कि 2023 तक ऐसी गाड़ियां जापान में सफर का साधन बन जाएगी। मंगलवार को मिसाइल टेस्ट के बाद बुधवार को सन की तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका के लिए धमकी भी जारी कर दी। किम जोंग ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर अमेरिका ने जल्द से जल्द दक्षिण कोरिया के साथ मिलिट्री डील खत्म नहीं की तो ये मिसाइल टेस्ट असल हमले की शक्ल में तब्दील हो सकते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारत समर्थक पोस्टर नजर आने के बाद अब कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। इन पोस्टर्स पर अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया था और लोकसभा में धारा 370 का बिल पास होते ही ये पोस्टर इस्लामाबाद में नजर आए थे। आपकी ईएमआई कम हो सकती है, कयास लगाए जा रहे हैं आरबीआई के एक बड़े फैसले के बाद। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट कम कर दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब बाकी बैंक भी ब्याज दरों में कमी करेंगे। आपकी ईएमआई के लिए अच्छी खबर, ऐसा कहने की वजह है भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट को कम किया और रेपो रेट 5.40 पर आ गया, जो अब तक रेपो रेट का सबसे निचला स्तर है। दरअसल रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक से ब्याज पर पैसा मिलता है। जब रिजर्व बैंक रेपो रेट कम करता है तो उम्मीद की जाती है कि बैंक भी अपनी ब्याज दर कम करेंगे। हालांकि इससे पहले रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम किया था तब सभी बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम नहीं की थी, लेकिन रेपो रेट को न्यूनतम स्तर पर लाने का मतलब है कि रिजर्व बैंक भी बैंकों से लोन पर ब्याज दर कम करने की उम्मीद कर रहा है। और चलिए अब उन खबरों पर नजर डालते हैं जो सोशल मीडिया पर आज दिन भर सुर्खियां बटोरती रही हैं वायरल कट टू कट। सोशल मीडिया पर हाथी की मसाज का एक वीडियो खूब वायरल हुआ। हालांकि वीडियो कहाँ का है ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन वीडियो में एक हाथी अपनी सूंड से एक महिला की मसाज करता नजर आ रहा है। जिसने भी हाथी की मसाज देखी वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाया और ये वीडियो वायरल हो गया। मेक्सिको के एक शहर में लोगों ने मेयर को ही स्कर्ट पहना दी। दरअसल मेयर साहब ने चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और नाराज लोगों ने स्कर्ट में मेयर साहब की परेड करा दी। लोगों ने इस स्कर्ट प्रदर्शन को विरोध करने का सबसे जायज तरीका करार दिया। कपड़े धोते एक बंदर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये बंदर एक बगीचे में बैठा आराम से बैठकर कपड़े धो रहा था। कुछ लोगों ने इसे बंदर की समझदारी करार दिया तो कुछ लोगों ने शरारत। खबर कट टू कट में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।